Hello, good morning student. How are you all? I hope you are doing well. और इसके साथ ही हम लोग अपनी शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। और एक मिनट गाइस, कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया? नहीं, चलिए। अब कल क्या कहते हैं, कल की क्लास में मतलब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कुछ डेफिनेशन कि जिसमें आपका रिस्क था, रिस्क एवर्स टाइप के लोग थे, एग्रेसिव टाइप के लोग थे, इस तरह का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आपकी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले होता है आपका बेटा पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पैसिव क्या होता है? पैसिव वर्ड इज व्हाट? पैसिव वर्ड होता है बेटा जब एग्जैक्टली हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने के, क्योंकि एक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट के साथ उस पर बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। कि ना केवल हमने पैसा इन्वेस्ट किया बल्कि उस पैसे को हम बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या भी कर रहे हैं उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। एक होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें केवल हम लोगों ने जो हमारे पास इनकम थी उसको हमने लगाया और उसके ऊपर हम लोग को या तो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या फिर लीज रेंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, कुछ भी इस तरह का जनरेट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। A strategy that determines the initial investment proportions and assets and make few change over time। बिल्कुल सही बात है, देखो साफ लिखा। Strategy that determines the क्या आपका initial investment proportions and assets and make few क्या आपका changes over time, वो क्या होती है बेटा मेरे? passive investment strategy। एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसमें अल्टीमेटली ना केवल हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग रोजमर्रा में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी दैट सीक्स टू चेंज इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शंस एंड एसेट। देखो ना, तभी तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हम लोग को पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है तो हम पैसा लगाते भी हैं, और निकालना होता है तो हम निकालते भी हैं। An efficient market hypothesis, देखिए the proposition that security market are efficient, बिल्कुल सही बात है, in the sense that price of the security reflect the economic value based on the price sensitive information। ठीक है, देखिए the proposition that security market are efficient in the sense that price of the security reflect, ठीक है, their economic value, ठीक है, based on price sensitive information। ठीक है, weak from EMH, ठीक है, सेमी स्ट्रॉन्ग ईएमएच, ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग ईएमएच। मतलब ईएमएच होता है आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बेसिकली आपकी जो मार्केट एफिशिएंट है वो जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो इकोनॉमिक वैल्यू को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता नहीं करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इन तीनों इन्फॉर्मेशन पर, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इसके लिए बच्चों जब आगे तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगी तो मैं तुम लोगों को एक डायग्राम या क्या कहते हैं आपके जो ग्राफ्स होते हैं वो शो करूंगी, उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये जो शेयर है वो बढ़ रहा है, कहाँ पर घटा है, कहाँ पर रेसिस्ट करा है कि इससे नीचे अगर जाएगा तो और ज्यादा टूट जाएगा, अगर उससे जिस पॉइंट पर रेसिस्ट कर गया और क्या कहते हैं आपका वहां पर रेसिस्ट करता रहा, मतलब कि वहां पर टिका रहा, तो उससे ऊपर अगर जाएगा, मतलब तो उससे अगर वहां से नीचे नहीं गिरा तो डेफिनेटली उससे बहुत ऊपर जाएगा। ऐसा ही होता है जब ये लोग जो इन्वेस्टर एनालिसिस होते हैं, ठीक है, एनालिस्ट होते हैं, ये हम लोग को यही बताते हैं कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से नीचे अगर ये टूट जाए तो इन्वेस्टमेंट इसमें से बंद कर देना, बल्कि जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या कर लेना, निकाल लेना। और अगर उसको ये रेसिस्ट कर जाएगा, ठीक है, और वहां पर ये रेसिस्ट करेगा तो अल्टीमेटली आप लोग क्या करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली उससे ऊपर भी ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है ना। फेस वैल्यू, पार वैल्यू और स्टेटेड वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? देखिए सीधी सी बात, किसी भी चीज जो भी हमारे जो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी फेस वैल्यू होती है, जो बुक वैल्यू होती है, जितने में वो चीज इशू हुई भी होती है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी शेयर बाजार में इशू हुआ 10 रुपए, लेट्स से कितने का इशू हुआ आपका, 10 रुपए का इशू हुआ, तो 10 रुपए इज द क्या आपका फेस वैल्यू। आगे मेरी बात समझ में। बट 10 रुपए पर अगर उन्होंने 15 रुपए का प्रीमियम दिया तो इश्यू प्राइस आपका 25 रुपए हो गया, बट उसकी फेस वैल्यू आज भी कितनी है, 10 रुपए, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रीमियम पर क्या हुआ, इशू हुआ। क्लियर? आगे मेरी बात समझ में। तो द वैल्यू एट विच कॉर्पोरेशन इशू इट्स शेयर इन केस ऑफ कॉमन शेयर और द रिडम्पशन वैल्यू, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमेशा जो रिडम्पशन होता है वो फेस वैल्यू पर होता है, वो तो कंपनी की चॉइस होती है कि वो उसको प्रीमियम पे करे या ना पे करे। इज इट क्लियर गाइस? तो रिडम्पशन वैल्यू पेड एट मैच्योरिटी इन केस ऑफ बॉन्ड, न्यू स्टॉक इज यूजुअली सोल्ड एट मोर देन पार वैल्यू with the difference being recorded in the balance sheet
कैपिटल इन एक्सेस ऑफ क्या आपका पार वैल्यू। बिल्कुल जैसे कि जब हम बोलते हैं ना कि दिस इज द क्या आपका एनएवी ऑफ क्या आपका दिस शेयर, नेट एसेट वैल्यू ऑफ दिस शेयर, तो वो कैसे निकालते हैं? देखिए सीधी सी बात, अगर वो 10 रुपए का इश्यू हुआ, कोई प्रीमियम पर इश्यू नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली बाजार में अगर उसका प्राइस चल रहा है कितना आपका 100 रुपए, तो अल्टीमेटली 90 रुपए इज द कैपिटल एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू, क्योंकि पार वैल्यू तो उसकी 10 रुपए है। आगे मेरी बात समझ, 90 रुपए उसका क्या है, कैपिटल एक्सेस है, कि जो अल्टीमेटली उसको क्या मिला बाजार में, जब वो गया बाजार में, लोगों ने उसको लाइक किया, बाजार में उसके नाम पर मतलब लोगों ने बोला कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है, तो ये सब। बुक वैल्यू क्या होता है? अकाउंटिंग वैल्यू, जो बेसिकली किसी भी बैलेंस शीट में मेंशन की जाती है। इट इज द सम ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू एंड रिटेन अर्निंग, dividing the sum or total book value by the number of common shares outstanding produce the book value par value, although it plays an important role in investment decision. Market value per share is critical item of interest to investor. बुक वैल्यू वो होती है जो मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, बट एग्जैक्टली जिसमें क्या कहते हैं बुक्स में क्या कहते हैं फेस वैल्यू में वेरिएशन करके जो डाला गया है, जैसे लिखा ना अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द इक्विटी, ठीक है, इसमें इज द सम ऑफ द कॉमन स्टॉक, जिसमें आउटस्टैंडिंग जितना स्टॉक है, कैपिटल एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू एंड द रिटेन अर्निंग, इन तीनों का जो क्या होता है जोड़ होता है, वो क्या होती है बुक वैल्यू के, कितना आपका स्टॉक आउटस्टैंडिंग है, उसमें पार वैल्यू से ऊपर कितना कैपिटल है एंड द रिटेन अर्निंग, इन तीनों को मिलाकर जो आती है वो क्या होती है आपकी बुक वैल्यू। अब आता है सोर्स एंड टाइप ऑफ रिस्क। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जहां डेफिनेशन खत्म होती है वहां से वो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें बेसिकली बताया कि सोर्स एंड टाइप ऑफ रिस्क की बेसिकली क्या चीज है ऐसी जिससे अल्टीमेटली आप लोग रिस्क को कंसीडर करते हैं। बेसिकली व्हाट इज द सोर्स ऑफ द क्या आपका रिस्क? तो सोर्स में आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग बाजार से लोन उठाते हैं और वो हम फ्लक्चुएटिंग रेट पर उठाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं है कि बाजार से अगर हमने क्या किया आपका पैसा उठाया और उस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या किया मेंशन किया, तो फिक्स रेट से ही हमें पे करना है। कई बार हम लोग से जो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वो हम लोगों से ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली आप फिक्स वैल्यू पर क्या करना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग वैल्यू पर। अगर हम फ्लक्चुएटिंग वैल्यू पर लेना चाहेंगे तो अल्टीमेटली हमारे सामने होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें आरबीआई का पूरा इंटरवेंशन चलता है। आरबीआई को जब भी लगता है इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो रिस्क को क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, घटा देता है, और डिफ्लेशन हो रहा रहता है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, तो उसका रिस्क हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। मार्केट रिस्क तो वही है कि रिसेशन है, बूम है, डाउन ट्रेंड है, क्या है, जो भी मार्केट में जैसे अब अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो ये मार्केट रिस्क है। तो जो इतना कोविड चल रहा है, इतना पेनिट्रेशन चल रहा है, वो क्या है आपका कि मार्केट में अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि हमें यही नहीं पता लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कब लॉकडाउन लग जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कब क्या हो, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस आपके लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे तो जो हमारा मार्केट रिस्क है वो अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट रिस्क क्या, जैसे कि अगर मान के चलिए कि मैं कोई नया प्रोडक्ट लाने की शुरू कर भी नहीं और एकदम से रिसेशन आ जाता है, अगर मंदा आ जाता है, तो अल्टीमेटली चाहे मैं कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रही होगी, कभी भी क्या नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा। क्यों डेवलप नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट आपकी मंदी चल रही है, ठीक है। जब मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग कहाँ से आपकी चीज को खरीदेंगे? वो चीज आपकी अपने आप ही पिट जाएगी। इन्फ्लेशन रिस्क भी क्या करता है, आपको बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई हो रही होगी, तो वैसे ही लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं होगा, महंगाई हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। आदमी पहले अपनी जो बेसिक नीड्स होती है उसी को पूरा करने में खर्चा पूरा कर देता है, तो उसके पास अदर चीजों के लिए तो बचता ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे सामने कई सारे रिस्क आते हैं। एंड बिजनेसेस, डेफिनेटली बिजनेसेस तो क्या होता है आपका, ये डिपेंड करता है कि जैसे मान के चलिए कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब लेट्स से 2 महीने बाद ही बजट आ गया, और बजट में उस बिजनेस को लेकर या उस जिस इंडस्ट्री से मेरा बिजनेस बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री को लेकर कोई बैड न्यूज आ गया कि उसके ऊपर कोई टैक्स बढ़ा दिया गया, या कोई चीज के ऊपर आपकी ड्यूटी वगैरह क्या कर दी गई, एनहांस कर दी गई, तो भी मेरा रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली अब ये मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल रिस्क, सीधी सी बात है कि मान के चलिए कि मैंने पैसा बाजार से उठाया, बाजार में से पैसा वापस मांग रहा है, तो भी ये होता है। लिक्विडिटी रिस्क, कई बार क्या होता है कि जो अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमने जो प्लानिंग कर रखी होती है वो हमारी फेल हो जाती है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने आ जाता है। एक्सचेंज रेट रिस्क, बिल्कुल सही बात है, अगर मान के चले कि हम बाहर से डीलिंग करते हैं
और डॉलर का प्राइस अगर बढ़ जाता है और हमने इंपोर्ट किया हुआ होता है तो हमें अब ज़्यादा रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। एंड कंट्री रिस्क, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान के चलिए कि किसी कंट्री में बहुत ज़बरदस्त मंदा आ गया, ठीक है, और उस कंट्री में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप ही डाउन हो जाएंगी, तो वो रिस्क। तो अल्टीमेटली बहुत सारे सोर्स ऑफ रिस्क हैं जो अल्टीमेटली उन्होंने इसके अंदर क्या किया, आपके एक्सप्लेन किए हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइस, टेक केयर।